सिविल सेवा के प्यारे प्रतिभागियों, भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्य अध्ययन में बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही निर्णायक है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध, विकास में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20 से 25 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। साथ ही साथ सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में योगदान के कारण यह आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को हमने अनेक अध्यायों में डिवाइड किया है। एक एक अध्याय में अ, जो सिलेबस का हिस्सा है समाहित करते हुए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें अद्यतन जानकारी को भी जोड़ते चलेंगे, जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा पूरा फोकस आपके प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा पर होगा। उसमें आए हुए प्रश्नों के आधार पर, चाहे वो प्री परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हों, चाहे वो मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हों, उन दोनों को आधार बना करके हमने ये कोर्स डिजाइन किया है और उसी के अनुसार हम इस पर बात भी करेंगे। प्यारे सिविल सेवा के प्रतिभागियों, आइए हम अब एक एक अध्याय का अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम लोग प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स फॉर आईएएस पीसीएस। इसमें हम पहले चैप्टर में 3 पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, 3 पार्ट को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनका आपकी परीक्षा से क्या लेना देना है, क्या संबंध है। दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक व्यवस्था क्या है। इस आर्थिक व्यवस्था को आधार बनाते हुए हम लोग इसमें कुछ डिज़ाइन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इनके प्रारूप को देखेंगे। तीसरे पार्ट में हम भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार की है और इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए हम पहले पार्ट का अध्ययन करें। पहले पार्ट में हमने कहा कि हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और अर्थशास्त्र की। प्यारे प्रतिभागियों, सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि अगर हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम ये जानें कि आखिर अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में, जिसे आंग्ल भाषा में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। यदि इसकी व्युत्पत्ति को हम खोजने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकॉस और दूसरा शब्द है नोमोस। ओइकॉस और नोमोस 2 शब्दों से ये मिलकर के बना है। जैसे आपने यहाँ देखा, ये है ओइकॉस, जिसका शाब्दिक अर्थ है हाउसहोल्ड या स्टेट। दूसरा है नोमोस, जिसका अर्थ है कस्टम और लॉ। अर्थात दोनों का सम्मिलित अर्थ निकलता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट।
अर्थात यदि हम दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए इसकी परिभाषा का निर्माण करें तो ध्यान से देखिए कि इस परिभाषा में निकल करके यह आता है कि अर्थशास्त्र समाजों द्वारा दुर्लभ संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन करता है। अर्थात यह अर्थशास्त्र मान के चलता है कि संसाधन सीमित हैं। उन सीमित संसाधनों से कोई भी समाज, कोई भी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के लोग किस प्रकार से मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और समाज के बीच उसका वितरण करते हैं और उसका उपभोग करते हैं, इनका अध्ययन अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में किया जाता है। हालांकि अर्थशास्त्र एक एकेडमिक वर्ड है जो सिद्धांतों का अध्ययन करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था वास्तव में इस सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्थाएं क्या होंगी, किसे कहेंगे अर्थव्यवस्था, उसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। प्यारे प्रतिभागियों, अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र यदि दो शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकास और नोमोस, जिसका अर्थ हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो आखिर यह अर्थशास्त्र क्या अकेला, क्या कोई मोनोवर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में विभाजित किया है। एक समष्टि अर्थशास्त्र, ये वाला हिस्सा है, और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे आंग्ल भाषा में क्रमशः मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यह विभाजन नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री रोजर फ्रिस ने किया था। रोजर फ्रिस ने बताया कि अर्थव्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम भाग में उन्होंने माइक्रो अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र को रखा और दूसरे भाग में समष्टि अर्थात बृहत अर्थशास्त्र को रखा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसमें और किसी को कोई योगदान मिला, कोई योगदान रहा? निश्चित रहा। रोजर फ्रिस के अलावा एक और अर्थशास्त्री रहे, टॉम रोजर टिनवर्जन। रोजर टिनवर्जन या जॉन टिनवर्जन, उन्होंने भी अर्थशास्त्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। बहुत ही व्यापक अध्ययन अर्थशास्त्र का किया था और उसके साथ ही साथ रोजर फ्रिस ने भी अर्थशास्त्र का दो भागों में डिवीजन किया। इनके योगदान को झुठलाया नहीं जा सका। निश्चित तौर पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कार्य था और इस बहुत बड़े कार्य के लिए इनको बहुत बड़ा इनाम मिलना आवश्यक था। अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके योगदान को महत्व देते हुए जॉन टिनवर्जन और रोजर फ्रिस को सम्मिलित रूप से पहली बार 1969 में दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया। यह दुनिया के इतिहास में पहला अवसर था जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया गया। इसके पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। बच्चों, इसके बाद हम दूसरे पहलू पर आते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आखिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र
अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया जाए, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो अर्थात यह अर्थशास्त्र के सूक्ष्म घटकों का अध्ययन करता है, अर्थात उन घटकों का अध्ययन करता है जिससे अर्थशास्त्र का निर्माण होता है। जैसे अर्थशास्त्र के निर्माण में मांग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूर्ति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बाजारों में होने वाले समव्यवहार एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखेंगे। इसका कारण है कि इन छोटे छोटे घटकों से ही अर्थशास्त्र का निर्माण होता है और अर्थशास्त्र अपने वास्तविक अर्थों में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो पाता है। दुनिया के लोग उसमें भिन्न भिन्न समव्यवहार करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर दिखाया है मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। अध्ययन के साथ साथ इसमें हम बाजारों का भी अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि दुनिया में कितने तरह के बाजार होते हैं और उन बाजारों में विक्रेता और क्रेता किस प्रकार से समव्यवहार करते हैं। ये सारे विषय वस्तु माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। आते हैं अब दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि नाम ही लिखा है मैक्रो, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, बृहत। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बृहत अर्थशास्त्र अर्थात अर्थव्यवस्था के यह व्यापक पक्ष को प्रस्तुत करता है, पूरे अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप में देखता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति, अर्थात यह बृहत लेवल पर है, पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पर हैं। तो यह सब बृहत अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हैं। प्यारे प्रतिभागियों, यह उठता है आखिर यह प्रश्न यह उठता है कि आखिर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इस अर्थव्यवस्था में होने वाली क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आइए हम लोग एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला वर्ड है अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में इकॉनमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था, जैसा कि अभी हमने पहले बताया, कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। यह अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। यानी आप अगर इसको परिभाषा में बांधें तो आप कह सकते हो कि इकॉनमी इज द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ सर्टेन ज्योग्राफी। अर्थात एक निश्चित भूक्षेत्र में जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के सम्मिलित अध्ययन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। उस सम्मिलित मैनेजमेंट को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरा शब्द ये आता है, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। स्वाभाविक सी बात है, आर्थिक क्रियाएं, जैसा कि नाम है, अर्थ से संबंधित हैं। अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं, यहां अर्थ का अर्थ तात्पर्य है धन। तो आर्थिक क्रियाएं धन से संबंधित होंगी, मनी से संबंधित होंगी, जिसमें कुछ आय व्यय हो रहा होगा उसमें संबंधित होंगी, उससे संबंधित होंगी। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो
मैं धन के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं इनकम के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए हमारा यह कार्य आर्थिक कार्य कहलाएगा। लेकिन क्या आप अपने पिताजी का पैर दबाएं तो वह आर्थिक कार्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पिताजी का पैर इसलिए नहीं दबाते कि आपको उससे इनकम होगी। इस तरह से आप कोई भी कार्य करते हैं, उससे इनकम अगर नहीं होती या इनकम के उद्देश्य से, आय के उद्देश्य से वह कार्य नहीं करते, तो उन्हें हम आर्थिक कार्य नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आय के उद्देश्य से यह कार्य करते हैं, कमाने के उद्देश्य से यह कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसे आर्थिक क्रिया में रखेंगे, आर्थिक कार्यों में शामिल करेंगे। बच्चों, इसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को देख लिया। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर आर्थिक व्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या अध्ययन करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का उसकी जनसंख्या के खुशहाली, संपन्नता के लिए किस प्रकार से उपयोग, दोहन किया जाए, इस विवाद का प्रारंभ स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है उसके संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, उसके संसाधनों का जनसंख्या की खुशहाली और जनसंख्या की प्रसन्नता के लिए उपयोग हो, उसका दोहन, उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे जनता की खुशहाली हो, जनता में संपन्नता का समावेश हो। यह आवश्यक है। इस बात की बहस, इस बात की शुरुआत बेसिकली 1776 से प्रारंभ होता है। 1776 में ही ये पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की रचना हुई थी। एडम स्मिथ, जिनके इस योगदान के कारण क्लासिकल अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, वास्तव में जब इस पुस्तक की रचना की तभी से इस बात पर बहस प्रारंभ हुई। इस बहस पर संतुलित और सर्वसम्मत विचार विकसित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे विश्व ने अर्थव्यवस्थाओं को संगठित करने के तीन मॉडल, तीन प्रारूपों पर कार्य किए। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभी हमने पहली बात बताई कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों का उसकी जनसंख्या की खुशहाली और संपन्नता के लिए कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसका वितरण हो, कैसे उसका उपभोग हो, इस पर बहस होनी चाहिए और बहस पर सर्वसम्मत विचार विकसित होना चाहिए। यह सर्वसम्मत विचार संतुलित भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहस शुरू हुई। पूरी दुनिया में अनेक विद्वानों ने, विचारकों ने अपने अपने विचार रखे और उन विचारों के आधार पर तीन मॉडल प्रस्तुत किए गए। इनमें से पहला मॉडल था कैपिटलिस्टिक मॉडल, दूसरा मॉडल था स्टेट मॉडल और तीसरा मॉडल था मिक्स्ड मॉडल। ये तीन मॉडल थे। बेसिकली सबसे पहले बात शुरू की एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने माना कि इंडिविजुअल पूंजी को मान्यता दी जाए और उस इंडिविजुअल पूंजी का इन्वेस्टमेंट करने की भी मान्यता हो। कोई भी व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल पूंजी को लगा करके कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन करे
किसी कमोडिटी को परचेज करे, वह उसका उत्पादन करे, वह उसको बेचे और जो लाभ प्राप्त हो वह उसका होना चाहिए। यह व्यवस्था पूरी तरह से फ्रीली चलनी चाहिए, यानी फ्री ट्रेड को मान्यता मिले और साथ ही साथ फ्री ट्रेड के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात अहस्तक्षेप होना चाहिए। इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड और लेसेज फेयर। फ्री ट्रेड का मतलब बाजार में किसी प्रकार से बाजार की संक्रियाओं, बाजार में होने वाले लेन देन व्यवहारों पर किसी प्रकार की पाबंदी, इंटरप्शन ना किया जाए और इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी बाजार में किसी प्रकार का कोई बाधा ना पहुंचाई जाए, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति हो। आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाए, सरकारों द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। निश्चित तौर पर इससे सभी को फायदा होगा। इस तरह से एडम स्मिथ ने अपनी विचारधारा रखी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अगर यह मान्यता मान ली जाए तो क्या सबका विकास होगा, सबका भला होगा, सबको लाभ होगा? एडम स्मिथ ने इसमें सहमति दर्ज की। इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा को सामने प्रस्तुत किया गया और यह उसके बाद अस्तित्व में आया। अगर हम इस स्क्रीन पर लिखे शब्दों को ध्यान दें तो देखिए, जो पहली बात हमने बताई, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, यानी इस विचारधारा में यह मान्यता हुई कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। पर्सनल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरा था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी सेवा का, किसी कमोडिटी का उत्पादन कर सकता है, उसका वितरण कर सकता है। और तीसरा, व्यापार की स्वतंत्रता एवं सरकारी हस्तक्षेप, जिसे हमने कहा फ्री ट्रेड और लेसेज फेयर। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अर्थव्यवस्था की विशेषता को दर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था बेसिकली पूंजीवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस आर्थिक प्रणाली का मूल भाव पूंजीवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भूत हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग यह मानते थे कि स्वामित्व निजी हो, वितरण पर निजी स्वामित्व हो, व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ विचारकों ने अपने नए मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसे हम स्टेट मॉडल कहते हैं, और उनसे संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को हम स्टेट इकोनॉमीज कहते हैं, अर्थात राज्य अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे विचारकों का क्या मानना था, उन्होंने क्या बातें सुझाई। उनकी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो पहले पॉइंट में ध्यान से देखिए, आर्थिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व। यानी इस विचारधारा के विचारकों ने निजी स्वामित्व पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नहीं, यह गलत है। आर्थिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। इससे सरकार सही तरीके से समाज के सभी व्यक्तियों के बीच समान वितरण कर सकती है। समान वितरण से संसाधन सभी तक समान रूप से पहुंचेंगे और यही सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस की बात की
दूसरे नंबर पर आता है उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का नियंत्रण। यानी उत्पादन और वितरण पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, तभी सोशल जस्टिस को मेंटेन किया जा सकता है, तभी वास्तव में सोशल जस्टिस की भावनाओं का सम्मान किया जा सकता है। इसी वजह से इस अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे हम समाजवादी मॉडल भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता है बाजार पर सरकार का नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। यानी मार्केट पर भी कंट्रोल होना चाहिए, मार्केट की क्रियाओं पर भी कंट्रोल होना चाहिए, अर्थात बाजार रेगुलेटेड होना चाहिए। जबकि इसके पहले वाली विचारधारा में, इसके पहले वाले मॉडल में आपने देखा था कि वहाँ बाजार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, बाजार में हस्तक्षेप की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर बाजार सरकार के नियंत्रण में हो ऐसी बात कही गई, अर्थात उसके विरोधी बात की गई। अब इन दोनों विचारधाराओं की बहस चल ही रही थी, इसी बीच 1929 की महान मंदी का दौर आया। महान मंदी के दौर में यह महसूस किया गया कि ना तो पहली विचारधारा उपयुक्त है और ना ही दूसरी विचारधारा। यदि इन दोनों विचारधाराओं को मिला दिया जाए, इन दोनों विचारधाराओं को एक साथ ले आया जाए, तो निश्चित तौर पर विकास संभव होगा, आर्थिक विकास संभव होगा, आर्थिक समृद्धि संभव होगी, मानव विकास संभव होगा, मानवता का कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी विचारधारा प्रस्तुत की गई। तीसरी विचारधारा में पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों के तत्वों को एक साथ शामिल करने की बात कही गई, दोनों के को एग्जिस्टेंस की बात की गई, क्योंकि यह प्रयोगों के आधार पर आया था, यह समस्याओं के निराकरण के रूप में आया था। कीन्स जैसे विद्वानों ने इसे प्रमोट किया, अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे विचारों ने कीन्स जैसे विचारकों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अगर इस विचारधारा के तत्वों, महत्वपूर्ण तत्वों को हम देखें, तो देखिए, पहला तत्व यह है कि आर्थिक संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों ही क्षेत्रों का स्वामित्व होना चाहिए। एक क्षेत्र का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक भी है। अगर किसी एक क्षेत्र का स्वामित्व होगा तो अर्थव्यवस्था के सभी लोगों का कल्याण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा में लाभ की भावना प्रधान है और हर एक व्यक्ति सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना चाहता है, सर्वाधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, और ऐसे में दूसरे का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखें, तो इसमें सभी की समान भागीदारी तो होगी, सभी को समान वितरण तो प्राप्त होगा, लेकिन कंपटीशन की भावना समाप्त हो जाएगी, जिससे प्रगति बाधित होगा। जीवन निर्वाह तो अच्छा हो सकता है समाजवादी विचारधारा में, लेकिन वास्तव में प्रगति में बाधक रहेगा। कंपटीशन जहां भी नहीं है, वहां प्रगति प्रभावित होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया, दोनों विचारधाराओं का समावेश होना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस हो, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ आइडियोलॉजी होना चाहिए। दोनों विचारधाराओं में सहयोग और समन्वय का भाव हो, और यह तभी विकसित किया जा सकता है जब कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ आइडियोलॉजी हो, यानी दो विचारधाराएं एक साथ
किसी अर्थव्यवस्था में काम कर रही हों या अर्थव्यवस्थाओं में कार्य कर रही हों। इसके बाद दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर है उत्पादन एवं वितरण पर राज्य एवं निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि उत्पादन एवं वितरण पर राज्य और निजी दोनों ही क्षेत्रों का नियंत्रण हो। स्वाभाविक सी बात है, पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि आर्थिक संसाधनों पर राज्य एवं निजी दोनों का स्वामित्व हो, और दूसरे में हमने बताया कि बाजार पर उत्पादन एवं वितरण पर राज्य एवं निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रशासित एवं खुले दोनों बाजारों का अस्तित्व। इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट रेगुलेटेड भी होनी चाहिए, ओपन मार्केट भी होने चाहिए। ये उपयुक्त होगा, यह सबसे अधिक उपयुक्त और लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह लाभकारी सिद्ध होगा? निश्चित तौर पर जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में बहुत से लोग पीछे रह जाएंगे। वो किसी कारण से, वह हेल्दी कंपटीशन ना होने की वजह से पीछे हो सकते हैं, वह किसी अन्य कारण से पीछे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी का भी पीछे रहना उचित नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विकास होना चाहिए, और यह विकास एकाकी नहीं होना चाहिए, एकांगी नहीं होना चाहिए। यह विकास समावेशी होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव होना चाहिए और सतत होना चाहिए, अर्थात सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो पीछे रह गए हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हो, और सरकार उनके साथ तभी खड़ी हो सकती है जब को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होगा। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होगा, तभी सरकार सामने आ सकती है। जैसे आज आप उदाहरण ले लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत से लोग कंपटीशन में आगे निकल गए, उनके लिए सरकार मार्ग खोल दे तो वह अपने स्पीड से दौड़ सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, जो अपनी जीविका नहीं चला सकते, जो मार्केट रेट पर अनाज नहीं खरीद सकते, जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। उनके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि जो उनकी क्रय शक्ति क्षमता है, उससे वह कोई कमोडिटी या जरूरत की चीजें खरीद पाए। यह तभी संभव है जब रेगुलेटेड मार्केट हो, सरकार नियंत्रित मार्केट हो। भारत का उदाहरण ले लीजिए, पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आप देखिए, कोटे की दुकानें हैं, उन दुकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्य पदार्थ मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती हैं, व्यक्तियों के जरूरत की चीजें मिलती हैं। लेकिन उसी चीज को अगर ओपन मार्केट में खरीदिए तो निश्चित तौर पर उसका रेट ज्यादा होगा। लेकिन ओपन मार्केट भी होना चाहिए। जो ओपन मार्केट में अपनी पसंद के अनुसार कुछ खरीदना चाहते हैं, उनको वह सुविधा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो ओपन मार्केट में क्रय नहीं कर सकते, उनकी क्रय शक्ति क्षमता उतनी नहीं है, उनके लिए सरकार को सामने आना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह महसूस किया गया, यह माना गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें सरकारी और निजी निजी क्षेत्र की भागीदारी हो, दोनों की भागीदारी हो, दोनों का सह अस्तित्व हो। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें
तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेगुलेटेड मार्केट भी है, यानी पीडीएस मार्केट भी है, और उसके साथ साथ ओपन मार्केट भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की समान भागीदारी है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या इन तीन प्रकार के मॉडल के अतिरिक्त कोई और भी विकास के मॉडल हैं? कोई अन्य लक्षण वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं? अब इन अगर अर्थव्यवस्थाओं को हम देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि वास्तव में इसके अलावा भी और मॉडल हैं। इन मॉडल्स में अगर हम देखें तो एक मॉडल है विकसित अर्थव्यवस्था का मॉडल। ऐसे मॉडल, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी जिनके लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, जिनका ह्यूमन इंडेक्स बहुत ऊंचा है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, जिनका रहन सहन काफ़ी ऊंचा है, ऐसे लोगों की अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है, ये सब देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किए जाते हैं। यह विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसीलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में इन अर्थव्यवस्थाओं में मानवता को सर्वोच्च स्थान मिला है। इनकी सुविधाएं बहुत अधिक हैं, इनकी इनकम बहुत अधिक है, एटसेट्रा। दूसरे नंबर पर आती है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज में ऐसे इकोनॉमीज को रखा जाता है, ऐसे देशों को रखा जाता है जिनमें विकास की गति प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण को प्राप्त नहीं कर पाए हैं या बहुत थोड़ा प्राप्त कर पाए हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत, चीन, रूस जैसे देशों को रखा जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं को रखा जाता है क्योंकि भारत में विकासशील लक्षण हैं। भारत में बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो विकसित देशों के लक्षण की श्रेणी में आ गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में इन्हें नहीं रख पाते या विकसित देशों की श्रेणी से इन्हें बाहर कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें हम विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। इसके बाद आता है बंद अर्थव्यवस्थाएं। बंद अर्थव्यवस्थाओं में हम उन अर्थव्यवस्थाओं को रखते हैं जो अपनी बाउंड्री बंद किए हुए हैं, अपनी बाउंड्री अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोले नहीं हैं। अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं का दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई संक्रिया नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता, कोई ट्रेड नहीं होता। इस तरह से ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम बंद अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। उसके बाद आता है खुली अर्थव्यवस्थाएं, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमीज में हम ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को रखते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कार्य करने के लिए खोल दिया है। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आज इस मॉडर्न एरा में दुनिया में लगभग सारी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं भी था। कभी अनेक अर्थव्यवस्थाओं को हम बंद अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ही रखते थे। अगले नंबर पर आता है नियोजित अर्थव्यवस्थाएं।
नियोजित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। बेसिकली ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सी नई अर्थव्यवस्थाएं ही शामिल होती हैं जिन्होंने प्लान बना करके अपने देश के, अपने अर्थव्यवस्था के, अपने अर्थव्यवस्था के लोगों के विकास के लिए और तरीके खोजे, उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम नियोजित अर्थव्यवस्था में रखते हैं। छठे नंबर पर है निर्भर अर्थव्यवस्थाएं। निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में हम ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को रखते हैं जो किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट हो, यानी वह अपने संसाधनों से, अपने शक्ति से पूरी तरह से अपने कार्य नाश कर पाए। जैसे भूटान। भूटान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी भारत की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक निर्भरता है। इस निर्भरता के कारण भूटान बहुत सारी बातें, बहुत सारे कार्य अपने ही संसाधनों से नहीं कर पाता। इसी कारण से वह भारत से बार बार तमाम तरह की सहायताएं मांगता रहता है और भारत उसे सहायताएं देता रहता है। नेपाल भी लगभग इसी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में है, हालांकि उसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में ये भी शामिल किया जाता था। इसके बाद आता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपने संसाधनों पर अपने लोगों की जीविका चला सकते हैं। हालांकि ये महंगा हो सकता है, हालांकि यह खर्चीला हो सकता है, हालांकि यह विकास बाधक हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि चारों तरफ से उनकी बाउंड्री बंद हो जाए तो वह अपने लोगों की मिनिमम ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, बाकी सेक्टर उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसे इकोनॉमीज को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। इसके बाद आता है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है। सर्विस सेक्टर की ही प्रधानता है। यदि आप नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को देखो, यदि आप स्वीडन की अर्थव्यवस्था को देखो, तो वहाँ इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए खेती बहुत कम होती है। लेकिन बाहर से जो इंपोर्ट होता है, उसी के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से टिकी हुई हैं। इसी वजह से उन्हें हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि सेवा पर ही उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिपेंडेंट है। बच्चों, इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था का नाम और भी आप ले सकते हो, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि की प्रधानता हो। आजादी के समय भारत भी ऐसी ही स्थिति में था। आजादी के काल में भारत भी इसी श्रेणी में था, क्योंकि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 50% था। जाहिर सी बात है, 50% में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों था, 50% में अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर था। निश्चित तौर पर उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। तो जहां कृषि का डोमिनेंस हो, उसे हम कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं।
हालांकि दुनिया में धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान कम हो रहा है। जीडीपी का अर्थ है कि देश के अंदर जितने ओवरऑल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका एक फाइनेंशियल ईयर में मौद्रिक मूल्य। हम जीडीपी पर बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। इसके बाद प्यारे प्रतिभागियों, हम लोग आते हैं पार्ट सी पर, तीसरे पार्ट पर, जिसमें हम सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात इसमें विकास प्रारंभ हो चुके हैं और आईटी जैसे सेक्टर में तो वह विकसित देशों से मुकाबला कर रहा है। यानी विकास की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी हैं। उनमें से बहुत से तत्व विकसित देशों के लक्षणों से मेल खाने लगे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात भी हमने देखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। वितरण पर दोनों का नियंत्रण है। मार्केट में दोनों तरह की परिपाटियां पाई जाती हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेगुलेटेड मार्केट भी पाए जाते हैं और ओपन मार्केट भी पाए जाते हैं। दोनों तरह के मार्केट होने के कारण हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों क्षेत्रों के पाए जाने के कारण हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वितरण और उत्पादन पर दोनों क्षेत्रों के प्रभाव होने के कारण, वितरण और उत्पादन में दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होने के कारण हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या खास बातें हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। यदि हम इनके फीचर्स को देखें तो पहला फीचर ये दिखता है कि भारत में पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा इनकम कम होने के पीछे कारण बेसिकली जनसंख्या का अधिक होना है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी उत्पादन का मूल्य है उस उत्पादन के मूल्य को उस जनसंख्या से जब हम डिवीजन करते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमारा रेड्यूस हो जाता है। यही कारण है कि जनसंख्या हमारे मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है और इसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है, अर्थात पर कैपिटा इनकम लो दिखता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, देखते हैं क्या फीचर है। भारत में बहुत बड़े लेवल पर गरीबी है, पॉवर्टी है। भारत में बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। भारत में बहुत बड़े लेवल पर कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। भारत में दयनीय स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। अगर कोई महामारी आ जाए तो आप देखेंगे कि उस महामारी से निपटने के लिए हमारे पास अस्पताल नहीं मिलेंगे, डॉक्टरों का अभाव मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये परिस्थितियां दिखती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत नहीं हैं।
और तीसरे नंबर पर माइजरेबल लिविंग स्टैंडर्ड, लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, यानी सोचनीय रहन सहन का स्तर है। तो अगर हम इन सभी बातों को देखें तो भारत में इसे पाते हैं, लेकिन इसका कदापि अर्थ नहीं है कि भारत के सभी लोग गरीब हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनता गरीब है। अगर हम मुकेश अंबानी को देखें, मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देखें, तो भारत दुनिया के पूंजीपतियों की भांति अपने पूंजीपतियों को भी विकसित करने में सफल रहा है। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, संसाधनों का असमान वितरण होने के कारण भारत में गरीबी की स्थिति अभी बनी हुई है। जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी की स्थितियां हैं, और इसी कारण से कुपोषण है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, रहन सहन का निम्न स्तर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात दिखती है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसके साथ यह बात भी ध्यान में रखिए कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन इसकी जनता जनता गरीब है। भारत एक अमीर देश है, लेकिन इसकी जनता गरीब है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर देश अमीर हो तो जनता गरीब होगी? स्वाभाविक सी बात है, भारत में बहुत से लोगों के पास खूब पैसा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है। यानी अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बड़ी है। और यही कारण है कि हम मानते हैं, अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत जैसे देश में दो देश हैं। एक इंडिया है जो शहरों में रहता है, संपन्न है, और दूसरा ग्रामीण भारत है जो गरीब है। इस तरह से दो देश हैं भारत में, इंडिया और भारत। इसी आधार पे कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तीसरे नंबर पर आता है कुपोषण। कुपोषण के मामले में भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खा नहीं पाते, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने को नहीं पाते। स्वाभाविक सी बात है, अगर यह स्थिति है तो निश्चित तौर पर यह विचारणीय है, सोचनीय है। फिर उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे लक्षण पर हम आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा लक्षण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, या कृषि पर निर्भरता। पहले तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी, लेकिन अब कृषि पर अधिक निर्भरता है। मोर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी और हमें कम करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर को हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचा देना चाहिए, जिससे उसके अधिकतर भाग इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंच जाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकॉनमी बहुत ही सक्षम इकॉनमी मानी जाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलप होने से प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप होगा, जिसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र आते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट से सर्विस सेक्टर भी मोटिवेट होगा, पुश होगा। इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ाना जरूरी है, अर्थात कृषि पर अधिक निर्भरता को कम करना है। इसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था का चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ापन। जैसा कि अभी हमने कहा कि भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यदि औद्योगिक क्षेत्र का विकास ज्यादा हो जाए तो निश्चित पर तौर पर एग्रीकल्चर को वह पुल करेगा और सर्विस सेक्टर को पुश करेगा। इससे बाकी दोनों क्षेत्रों का भी विकास होगा, और एट लास्ट हम कह सकते हैं इन तीनों के सम्मिलित परिणाम से ओवरऑल इकॉनमी का विकास होगा। ओवरऑल इकॉनमी में आर्थिक विकास संभव होगा, और यह आर्थिक विकास सतत और समावेशी भी होगा। चौथे नंबर पर पांचवें नंबर पर हम आते हैं जनांकीय विशेषताएं, डेमोग्राफिक फीचर्स।
भारतीय अर्थव्यवस्था में डेमोग्राफिक फीचर्स एक महत्वपूर्ण लक्षण है। भारत में देखें तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, हालांकि मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, लेकिन मॉर्टेलिटी पर हमने बहुत कंट्रोल किया है। आज़ादी के बाद और एंटीबायोटिक के आने से भारत में मॉर्टेलिटी रेट बहुत तेजी से गिरा, लेकिन बर्थ रेट में कोई गिरावट नहीं आई, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट की स्थितियां पैदा हुई। और इसी जनसंख्या विस्फोट का परिणाम था गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, रहन सहन का निम्न स्तर, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। हम अगर सोच के चलते हैं कि अगले 10 साल में हमारे देश की जनसंख्या 20,000 हो जाएगी। 20,000 के लिए जब हम स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करते हैं अगले 5 सालों में, तो पता लगता है हमारी पॉपुलेशन 40,000 हो गई। तो फिर कैसे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को सब तक पहुंचा सकते हैं? ये मुश्किल तो होगी ही। और यही बात भारत में प्रधान है, यानी भारत का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत ने अपने मॉर्टेलिटी रेट पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद अगला लक्षण है पूंजी निर्माण की कमी, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हम अगले चैप्टर में जब कैपिटल की बात करेंगे तो वहां कैपिटल फॉर्मेशन को भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर किसी देश में पूंजी की कमी है तो निश्चित तौर पर उत्पादन में उसका निवेश कम होगा, और अगर उत्पादन में निवेश कम होगा तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी कम होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्वालिटी भी लो होगी, और ऐसी सिचुएशन में आपका देश विकास नहीं कर सकता। कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। किसी भी देश का सतत और समावेशी विकास संभव नहीं है। लेकिन यह पूंजी की कमी दूर कैसे की जाए? पूंजी की कमी दो तरीके से आप दूर कर सकते हो। या तो अपने देश में आप पूंजी का निर्माण अधिक करो, या विदेशों से आपके देश में पूंजी का निवेश हो। और अगर दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने देश में तो कम से कम पूंजी निर्माण के लेवल को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना होगा, तभी भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। तो भारत में लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। इस वजह से भारत में पिछड़ापन की स्थिति है। इसके बाद में दोषपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचा। हमारा आर्थिक ढांचा अभी बहुत ज्यादा कुशल नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमारा सामाजिक ढांचा, जिसमें सोशल नॉर्म्स आते हैं, सामाजिक मान्यताएं आती हैं, वह भी बहुत अधिक प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील नहीं है। और हमारा राजनैतिक ढांचा भी उसका उस तरह का नहीं है। राजनीतिक स्तर पर भी आप देखते होंगे करप्शन है, सामाजिक स्तर पर अंधविश्वास है, और आर्थिक स्तर पर परंपरागत मान्यताएं डोमिनेंट हैं। ऐसी सिचुएशन में जब तक हमारे देश की परंपरागत मान्यताएं बनी रहेंगी, जब तक हम उसे प्रगतिशील, वैज्ञानिक और उन्नत नहीं बनाएंगे, तब तक आर्थिक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी। और अगर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, कुपोषण को समाप्त नहीं किया जा सकेगा, गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकेगा, बेरोजगारी को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। सामाजिक मान्यताएं बदलनी होंगी। आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी का पेट दर्द होने लगता है तो वह सोखा के पास जाता है, वह ओझा के पास जाता है, नजर और टोना झड़ा के ले आता है, कहता है पेट ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? वो डॉक्टर के पास नहीं जाता।
ये मान्यताएं हमें बदलनी होगी। कई लोग कहते हैं बच्चे को ज़्यादा पढ़ा लोगे तो बिगड़ जाएगा। ये मान्यताएं हमें बदलनी होंगी। कई लोग कहते हैं जब पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती तो फिर पढ़ाएं क्यों? क्या फ़ायदा पढ़ाने का? ये मान्यताएं हमें बदलनी होंगी। नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि आप कुशल बने, और कुशल व्यक्ति अपने लिए कहीं ना कहीं मार्ग खोज ही लेता है। इसलिए सामाजिक मान्यताओं को भी बदलने की जरूरत है, और राजनैतिक स्तर पर भी कई निर्णय लेने बाकी हैं। लीडर को सामाजिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी होगी, अपना उत्तरदायित्व तो समझना होगा, और सच्चा, पवित्र और न्यायपूर्ण कार्य करना होगा। अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठना होगा। एक सामूहिक लाभ को मान्यता देनी होगी और सामूहिक लाभ को प्रमोट करना होगा। तभी जाकर के हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में आगे आएगा। इतनी सारी कमियों के बावजूद भारत ने प्रगति किया है। भारत आईटी सेक्टर में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ रहा है। भारत अभी तक आईएमएफ में प्राप्तकर्ता देश में, ऋण प्राप्तकर्ता देश के रूप में शामिल था, लेकिन अब भारत एक दाता देश की श्रेणी में शामिल हुआ। भारत अभी तक दुनिया से सहयोग प्राप्त करता देश था, लेकिन अब दुनिया को सहयोग देने वाले देश के रूप में शामिल हो चुका है। निश्चित तौर पर हम अब काफी आगे बढ़े हैं और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की यह कमजोरियां एक न एक दिन दूर होंगी और हम विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तित हो जाएंगे, विकसित देशों की श्रेणी में शुमार किए जाने लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर नंबर 2 में हम अगले वीडियो में एंट्री करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 में हम अगले वीडियो में अपनी बातें रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।